ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, बताना एक बार। यस। अपनी डिसोल्यूशन वाली यूनिट थोड़ी पेंडिंग थी ना, उसको पहले खत्म करेंगे अपन। अपना रेगुलर में टॉपिक चल रहा था ना, यूनिट 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन चल रहे थे, उसको एक बार पहले कंप्लीट करेंगे। एक बार दोबारा रिवाइज करवाती हूँ। देखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन में हमने क्या लिया था। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन में हमने बोला था सबसे पहली चीज तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। डिसोल्यूशन पे पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आप डिसोल्यूशन के बाद भी फर्म के कामों के लिए जिम्मेदार बने रहोगे। 3 केसेस में आपको पब्लिक नोटिस नहीं देना होता। 3 केसेस में आपको पब्लिक नोटिस नहीं देना होता। एक तो डेथ पे नहीं देते, एक इंसॉल्वेंसी में नहीं देते, और एक रिटायरमेंट ऑफ स्लीपिंग पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ स्लीपिंग पार्टनर, 3 चीजें रिपीट करो मेरे साथ, किसमें नहीं देना? डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ स्लीपिंग पार्टनर। बाकी आपको डिसोल्यूशन पे क्या देना जरूरी है? पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि वाइंडिंग अप के टाइम पे हर पार्टनर कह सकता है कि फर्म की असेट्स को बेचो और उससे फर्म्स के डेप्ट का पेमेंट करो, और अगर कुछ सरप्लस है तो हमारे बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। याद आ रही चीज? ये हमने लिया था, हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म अप्लाइड फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट, हैव द सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंटिन्यूइंग लायबिलिटी भी बताई थी मैंने आपको कि भाई फर्म आपकी, सपोज करो कोर्ट का ऑर्डर आया 10 मार्च को, फर्म को कर रहे हैं डिसॉल्व, तो 10 मार्च को बेटा सारे ट्रांजेक्शन पूरे तो होंगे नहीं, कुछ ट्रांजेक्शन बीच में भी होंगे, अधूरे सौदे, अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शन, इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन। पार्टनर्स की ड्यूटी बनती है कि वो वाइंडिंग अप को इफेक्ट देने के लिए जो भी काम जरूरी है कर सकते हैं, और जो इनकम्प्लीट या अधूरे सौदे हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी अथॉरिटी उनको चाहिए उनके पास बनी रहेगी। भाई डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप के बीच में थोड़ा टाइम गैप होता है। डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया है कोर्ट ने, पर पूरी तरीके से फर्म खत्म होगी उसको बोलते हैं वाइंड अप। उसके बीच में थोड़ा टाइम गैप है। अधूरे सौदों को पूरा करने के लिए और वाइंडिंग अप को इफेक्ट देने के लिए तो जो अथॉरिटी पार्टनर्स को चाहिए वो उनके पास डिसोल्यूशन के बाद भी बनी रही। क्या लिखा है देखो, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर नेसेसरी टू वाइंड अप द फर्म, जो फर्म को खत्म करने के लिए जरूरी है, एंड टू कंप्लीट द अनफिनिश ट्रांजेक्शन। समझ आ गई बात? नेक्स्ट हमें यहाँ से आई थिंक स्टार्ट करना था, लाइबिलिटी फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। लाइबिलिटी फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लाइबिलिटी फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। आईसीआई से मैं अभी कराऊंगी, 2 मिनट रुक जाओ ना। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर देखो, डिसोल्यूशन के समय या तो फर्म को हो सकता है बेटा प्रॉफिट या हो सकता है लॉस। 2 सिनेरियो पॉसिबल है। अगर फर्म को प्रॉफिट है तो उससे क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे आउटसाइडर को, थर्ड पार्टी के डेब्ट चुकाएंगे, बाहर वालों के कर्जे चुकाए जाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी डेब्ट्स विल बी पेड ऑफ। फिर अगर हमारे पास सरप्लस है तो उसके बाद में क्या करेंगे, पार्टनर के जो एडवांसेस हैं उनको वापस करेंगे। एडवांसेस को भी लोन की फॉर्म में माना जाता था, ठीक है, तो इससे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, एडवांस वापस कर दो। पहला थर्ड पार्टी डेब्ट चुकाए, दूसरा पार्टनर्स के एडवांसेस वो वापस कर दिए, और तीसरा इनकी कैपिटल है तो वो रिटर्न कर देंगे, और चौथा फिर भी अगर सरप्लस बचता है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। क्या सीक्वेंस आया, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, किसी सीक्वेंस में यूज करना है। थर्ड पार्टी डेब्ट्स, एडवांसेस, कैपिटल, सरप्लस बांट दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? अगर मान लो फर्म को है लॉस, अब लॉस के केस में क्या करें? लॉस के केस में हम सबसे पहले तो उस लॉस को सेटल करेंगे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से। करंट ईयर में लॉस है, पहले का कोई प्रॉफिट पड़ा है तो कर लेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से नहीं हो पा रहा, क्या करें, पार्टनर्स की कैपिटल पड़ी है यूज कर ले, भाई कैपिटल तो उनको वापस करें, बाद में उनसे पैसे मंगाए, इससे बढ़िया क्या है, कैपिटल एडजस्ट कर लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से सेटल करो, नहीं होता कैपिटल एडजस्ट कर लो, नहीं होता आप क्या करें, पर्सनली मंगा लेंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग
क्लियर है क्या? बताओ। आपको पता है पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी? अनलिमिटेड, तो उन्हें पर्सनली लाना पड़ेगा। अब यही चीज यहाँ पर आपको लिखी हुई मिलेगी। देखो, सरप्लस पे प्रॉफिट है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट डिसोल्यूशन के टाइम प्रॉफिट है या असेट्स हैं। क्या करें? सबसे पहले प्रायोरिटी थर्ड पार्टी के कर्जे चुकाओ, फिर एडवांसेस, फिर कैपिटल, और सरप्लस है तो पीएसआर में बांट दो। यही है। फिर आ गए हम किसके बारे में? लॉसेस। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से सेट ऑफ करेंगे। नहीं हो पा रहा, पार्टनर्स की कैपिटल यूज कर लेंगे। अभी भी अगर डेफिशिएंसी बची है, इनसे पर्सनली मंगवाएंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग। कह रहे क्या? बताओ बेटा। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो इस हेडिंग का है वो लेने जा रहे हैं, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड सेपरेट। दो तरीके के कर्जे हैं, एक तो फर्म के डेब्ट्स हैं, एक पार्टनर्स के पर्सनल डेब्ट्स हैं। एक तो फर्म के डेब्ट्स हैं और एक पार्टनर्स के पर्सनल डेब्ट्स है। सबसे पहले तो फर्म के डेब्ट्स का पेमेंट फर्म की प्रॉपर्टी से होगा। सरप्लस है तो पार्टनर्स में बांट देंगे। उससे चाहे तो पार्टनर्स अपने पर्सनल लोन का पेमेंट कर सकते हैं। भाई उसके हिस्से में जो आया उससे तो कुछ भी करे, चाहे उससे तो चाहे अपने पर्सनल लोन का पेमेंट कर। सरप्लस की बात थी, ये तो बात थी जब फर्म को प्रॉफिट हो। दो तरीके के कर्जे थे, फर्म के डेब्ट थे और कुछ पर्सनल डेब्ट थे। क्या बोला? फर्म की डेब्ट का पेमेंट सबसे पहले फर्म की प्रॉपर्टी से। नहीं हो पा रहा तो दिक्कत आएगी, हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। सरप्लस है तो क्या करो? पार्टनर्स के बीच में बांट दो, से पार्टनर्स चाहे तो अपने पर्सनल डेब्ट का पेमेंट। अब दिक्कत ये है कि भाई फर्म के डेब्ट का पेमेंट अगर फर्म की प्रॉपर्टी से, अब इनको पर्सनली लाना पड़ेगा। अब कुछ पर्सनल लोन भी है और कुछ फर्म के डेब्ट्स भी हैं, उनको कैसे सेटल करें वो देखते हैं एक बार। जैसे मान लो एक फर्म है, के अंदर 3 पार्टनर है तुम्हारे, ए, बी और फर्म की प्रॉपर्टी से फर्म के डेब्ट्स का पेमेंट नहीं हो पा रहा, और हर पार्टनर को 4-4 लाख रुपए पर्सनली लाने, दे आर इक्वल पार्टनर, पर्सनली लेके आने। एक ही असेट्स को वैल्यू किया गया, एक ही असेट्स को वैल्यू किया तो असेट्स की वैल्यू आ रही है 6 लाख रुपए। एक ही पर्सनल प्रॉपर्टी को वैल्यू किया, कितना आ रहा है? 6 लाख रुपए। लेकिन ए ने एक पर्सनल लोन ले रखा है, सपोज करो कार लोन की कीमत है 4 लाख रुपए। तो सबसे पहले तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से इसका पर्सनल लोन चुकाया जाएगा। सबसे पहले तो ये 4 लाख सेटल हो जाएंगे इस 6 लाख में से। कितने बचे? 2 लाख। रिमेनिंग कितना आया? 2 लाख। इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट। सबसे पहले पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से उसके पर्सनल डेब्ट का पेमेंट, और वो सही भी है लॉजिकली देखे तो भी। क्यों? इस पर्सनल लोन के लिए सिर्फ और सिर्फ ए जिम्मेदार है, जबकि फर्म के लोन के लिए ए, बी, सी 3 जने जिम्मेदार हैं। ए से नहीं मिला तो बी से मिल जाएगा, बी से नहीं मिला तो सी। आउटसाइडर का पैसा तो नहीं डूबेगा। क्लियर है कि नहीं है? बताओ बेटा। ठीक है। तो पर्सनल लोन का पेमेंट पहले होगा पर्सनल प्रॉपर्टी से, कुछ बचता है देन इट कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ दी फर्म्स। क्लियर है? बताओ। हाँ हाँ, 1-1 लाख बढ़ जाएंगे। अगर पूरे सारे ही दिवालिया हो गए तो फिर कुछ भी नहीं मिलना। भाई किडनी बेचेंगे तो करोगे। ठीक है ना? और अगर इनमें से एक भी सॉल्वेंट है तो उससे पूरा पैसा मांगा जा सकता है। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स। सही है कि नहीं है? बताओ। 2 दिवालिया हो गए, बचा सिर्फ सी, सी को पूरा करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में यही रिलेशनशिप चलती है। अब देखो इसको पढ़ लो अब एक बार यहाँ से। पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड सेपरेट डेब्ट। फर्म्स डेब्ट विल बी पेड फर्स्टली आउट ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। अगर सरप्लस है तो पार्टनर्स के बीच बांट देंगे। पार्टनर्स उससे चाहे तो अपने सेपरेट डेब्ट का पेमेंट कर सकते। दूसरा केस लॉस वाला, पार्टनर्स पर्सनल डेब्ट्स, सेपरेट डेब्ट विल बी फर्स्टली पेड आउट ऑफ देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। पहले तो उसकी पर्सनल या सेपरेट प्रॉपर्टी में पर्सनल डेब्ट का पेमेंट होगा। इफ एनीथिंग रिमेन्स, अगर कुछ बचता है, कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट।
पहले हमने 6 लाख में से पर्सनल लोन, कार लोन का पेमेंट करवाया, जो बचा उससे हमने क्या बोला, फर्म डेप्ट का पेमेंट किया। पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, पर्सनल डेप्ट। पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, पर्सनल डेप्ट को। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये हम अभी लेने जा रहे हैं आईसीआई कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। सेक्शन नंबर 45 क्या कहना चाहता है, पब्लिक नोटिस देना डिसोल्यूशन पे कंपलसरी है, नहीं दोगे तो उसके बाद भी पार्टनर्स जिम्मेदार बने रहेंगे। 3 केसेस में नहीं देना, डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ स्लीपिंग फंड। क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द फंड, फर्म के डिसोल्यूशन होने के बाद भी पार्टनर विल कंटिन्यू टू बी लाइबल टू द थर्ड पार्टीज until public notice is given until public notice is given of the dissolution। डिसोल्यूशन के बाद भी पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए फर्म के कामों के प्रति जिम्मेदार बने रहेंगे जब तक कि पब्लिक नोटिस। ठीक है, आगे क्या बोला, प्रोवाइडेड दैट स्टेट ऑफ अ पार्टनर हु डाइज, कौन सा केस है, डेथ पहला, ठीक है, एडजुडिकेटेड एज सॉल्वेंट, और ऑफ अ पार्टनर नॉट हैविंग बीन नोन टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म, ये स्लीपिंग पार्टनर ही तो हुआ, के बाद में बारे में बाहर वाले लोग नहीं जानते। रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, ये हो गया पॉइंट नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ स्लीपिंग। इन केसेस में आपको क्या नहीं करना, इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स डन आफ्टर द डेट ऑन विच पार्टनर। यानी यहाँ पर इन 3 केसेस में पब्लिक नोटिस नहीं भी दोगे तो आप जिम्मेदार नहीं माने। एनालिसिस पार्ट में नहीं करा रही क्योंकि मैंने मेन सेक्शन करवा दिया है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसकी रीडिंग लगा लो। कई सालों से एक्स और वाई पार्टनरशिप कर रहे थे, 1 दिसंबर को एक डीड बनाई है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, लेकिन इन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। 20 दिसंबर को एक्स ने फर्म के नाम से पैसे आर से उधार ले लिए, से डिसोल्यूशन की जानकारी नहीं है, क्यों ना, ठीक है, गलत तो काम कर रहा है एक्स, वाई फालतू में ही बेचारा लाइबल माना जाएगा, क्यों, क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया था। क्लियर है ना? सेक्शन 45 कहता है हमारा, इट इज नेसेसरी टू गिव पब्लिक नोटिस इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। 3 केस में तुम बच जाओगे, नो लाइबिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट एक्ट इन द केस ऑफ, पहला डेथ, दूसरा सॉल्वेंसी, और तीसरा डोरमेंट पार्टनर, दैट इज अ पार्टनर हु हैज नॉट नोन एज पार्टनर टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म। आगे ऐड करो रिटायर्ड, आईसीआई लिखना भूल गया, रिटायरमेंट ऑफ स्लीपिंग पार्टनर है ना, रिटायर की तो बात ही नहीं की। इन 3 केसेस में एक्सेप्शन है ये 3, इवन वेयर नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन हैज नॉट बीन गिवन, कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। 3 केस में नोटिस देना जरूरी नहीं, डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ स्लीपिंग पार्टनर। आई थिंक समझ में आया बेटा? चलो अब आगे देखते हैं इसमें, राइट ऑफ पार्टनर टू हैव द बिजनेस बाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। क्या कहेगा हर पार्टनर, फर्म के प्रॉपर्टी से फर्म के डेप्ट का पेमेंट करो, सरप्लस है तो हमारे बीच में पीएसआर में बांट दो। क्या लिखा है देखो, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एवरी पार्टनर या जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है to have the property of the firm applied in the payment of debt and liabilities of the firm and have the surplus distributed among the partners according to their, कह सकता है, यही 2 चीजें पढ़ी थी हमने, यही था ना अपना। नेक्स्ट आ रहा है कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ बाइंडिंग अप, 2 काम के लिए इसके पास कंटिन्यूइंग अथॉरिटी बनी रहती थी,
क्या? which is necessary to wind up the firm, which is necessary to complete the unfinished transaction. याद आ रही है? दो काम करने की अथॉरिटी डिसोल्यूशन के बाद भी पार्टनर्स के पास बनी रहती है, जो वाइंडिंग अप को इफेक्ट देने के लिए जरूरी है और जो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए जरूरी है। क्या लिखा है देखो, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म म्यूचुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन विल कंटिन्यू, मतलब after the dissolution of the firm, authority of each partner will continue, which may be necessary to wind up the affairs of the company and to affairs of the firm and to complete the transaction begin but unfinished. यही दो चीजें थी जो वाइंडिंग अप को इफेक्ट देने के लिए जरूरी है और जो अनफिनिश ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए जरूरी है, उन कामों के लिए अथॉरिटी बनी रहेगी रिजोल्यूशन के बाद भी। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। फॉलोइंग रूल्स विल बी ऑब्जर्व, सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन, ये रूल्स आपको ऑब्जर्व करना है। पहले ये किसके बारे में बात कर रहा है? लॉसेस। लॉसेस के केस में क्या बोला? लॉसेस इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। पहले किससे करेंगे? प्रॉफिट नहीं हो पाया, दूसरा क्या है? कैपिटल नहीं हुआ, तो अब क्या करें? इंडिविजुअली मंगा लेंगे इन द प्रोपोर्शन दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। क्लियर है? लॉसेस में यही पढ़ा था हमने, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कैपिटल यूज करो, नहीं हुआ तो क्या करो? पर्सनली मंगा लो। में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आई थिंक समझ आया बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट आ रहा है असेट्स ऑफ द फर्म, मतलब इस बार क्या है? प्रॉफिट। असेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द सम कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स टू मेक अप डेफिशिएंसी विल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग। इस ऑर्डर में इसको यूज किया जाएगा। कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले तो थर्ड पार्टी के डेब्ट्स का पेमेंट, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम, काटो और सही करो इसे, क्या? एडवांसेस। अदरवाइज सेकेंड और थर्ड में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। सेकेंड प्रायोरिटी किसको देनी है? एडवांसेस को। थर्ड किसको देनी है? कैपिटल, व्हाट इज रेटेबली ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। रेजिड्यू, अगर फिर भी कुछ बच गया तो क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो इन विच दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। याद रहेगी बेटा बात? तो ये अपन ने पढ़ा कि भाई सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन के केस में फर्म को प्रॉफिट है, लॉस है, किस तरीके से डील किया जाए। बी पॉइंट एडवांसेस। थर्ड वाला कैपिटल, भाई अपने पास पैसे हैं, अपने को वापस करने हैं, है ना? फर्म प्रॉफिटेबल है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? आउटसाइडर को। थर्ड पार्टी के कर्जे चुका दो, पार्टनर्स के फिर एडवांसेस रिटर्न कर दो, फिर पार्टनर्स की कैपिटल पड़ी है वो वापस कर दो, फिर भी अगर आपके पास कुछ बच रहा है इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। सीक्वेंस कैन नॉट बी चेंज, सीक्वेंस कैन नॉट बी चेंज, ऊपर नीचे नहीं कर सकते इन पॉइंट्स को आप। सबसे पहले थर्ड पार्टी डेब्ट्स ही चुकेंगे, सेकेंड पे एडवांसेस, थर्ड पर कैपिटल और फोर्थ पे सीएसआर। ये एनालिसिस पार्ट आपको लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल जरूर पढ़ा देती हूँ, एक बार देखो। एक्स और वाई पार्टनर है और एग्जाम्पल से साफ पता चलता है दे आर इक्वल पार्टनर, दे आर इक्वल पार्टनर्स। एक्स की हो गई बेटा डेथ, ऑन टेकिंग पार्टनरशिप अकाउंट इन ट्रांसफायर्ड देयर कि एक्स ने कितना कंट्रीब्यूशन किया था? 6,60,000 का, वाई ने किया है ओनली ₹40,000। द असेट्स अमाउंटेड टू ₹2,00,000। भाई इन्होंने लगाया कितना था टोटल अमाउंट? 6,60,000, 40,000 मिला के कितना? 7,00,000। आज के दिन असेट कितनी है? टोटल लॉस कितना हुआ? 5,00,000। इक्वल पार्टनर है, बराबर बांट दूं, कितना? 2,500 सही है कि नहीं है बताओ? क्या लिखा है इसमें देखो, 5,00,000 का लॉस हुआ, विल बी शेयर्ड इक्वली बाय वाई एंड एक्स। की डेथ हो गई, उसकी प्रॉपर्टी से सेटल करेंगे या लीगल रिप्रेजेंटेटिव देगा। सही है ना बेटा? अच्छा अब अगर मान लो
एग्रीमेंट में लिखा हुआ है दैट द लॉस विल बी डिवाइडेड इन द कैपिटल रेशियो। अब गड़बड़ हो जाती है। अब जो है सबसे बड़ा लूजर कौन रह जाता? एक्स का स्टेट, एक्स की प्रॉपर्टी। क्यों? उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई। क्या लिखा हुआ है देखो, if in the above example agreement provided that on dissolution surplus assets will be divided among the partners according to their respective interest, that is in the capital ratio, and on dissolution आ गई क्या? Deficiency। अब क्या करें? Then the assets will be divided among the partner in proportion of their capital and it will have the result that X state will be the main loser। क्यों? उसकी कैपिटल बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाई। समझ आया कि नहीं आया बताओ? अब हमारा पॉइंट क्या बचा? पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट एंड सेपरेट डेप्ट। जॉइंट डेप्ट्स हैं ड्यू फ्रॉम द फर्म एंड ऑल्सो द सेपरेट डेप्ट्स ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर। दो तरीके के डेप्ट है। सबसे पहला केस कहता है फर्म को प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो क्या करें? फर्म की प्रॉपर्टी से फर्म के डेप्ट का पेमेंट करेंगे, सरप्लस को पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। फिर चाहे तो पार्टनर्स अपने पर्सनल डेप्ट का पेमेंट, पढ़ के देख लो पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टी we first applied in the payment of debts of the firm। सरप्लस है तो क्या करो? पार्टनर को दे दो, तो वो जो अपना शेयर है उससे अपने पर्सनल डेप्ट का चाहे तो पेमेंट कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। सही है ना? इस केस में तो फर्म को था प्रॉफिट। अब अगर लॉस हुआ तो क्या करेंगे? लॉस हुआ तो क्या करेंगे? सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर shall be applied first in the payment of his separate debt। पहली प्रॉपर्टी, पहला जो ऑप्शन दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, वो पर्सनल या सेपरेट डेप्ट को दी जाएगी। अगर कुछ बचता है कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ द डेप्ट्स ऑफ द। आई थिंक क्लियर है जी। समझ आई बात की नहीं आई बताओ बेटा? हमने कंप्लीट की है हमारी पार्टनरशिप की यूनिट नंबर 3। बेसिकली दो टॉपिक्स को डील करती थी, रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो चांसेस है वो जो हमने पढ़ा था ना, केस कौन सी फर्म फाइल कर सकती है, तो रजिस्टर्ड, और दूसरा जो केस फाइल कर रहे हैं उनका नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में एज अ पार्टनर शोना किया था ना अपन ने, क्वेश्चन याद है? तो प्रैक्टिकल आया तो वैसा। रिजोल्यूशन में प्रैक्टिकल बनाए तो बना सकता है पब्लिक नोटिस। रिजोल्यूशन के केस में पब्लिक नोटिस जरूरी है, नहीं दोगे तो उसके बाद भी पार्टनर्स जो है जिम्मेदार बने रहे। थ्योरी क्वेश्चन की बात करें, रेजोल्यूशन ऑफ फर्म किस तरीके से होता है, पीछे क्वेश्चन दिया हुआ था। विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, विद ऑर्डर ऑफ कोर्ट के पॉइंट्स याद आ रहे हैं? विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट वाले में तो सारे देके आने थे, विद ऑर्डर कोर्ट ऑफ में हेडिंग्स। जो आपका सेक्शन नंबर 69 था, डिसेबिलिटीज ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बताया था थ्योरी में भी आता है और प्रैक्टिकल। अनरजिस्टर्ड फर्म क्या क्या काम नहीं कर सकती, याद आ रहा है? पार्टनर्स फर्म पे, फर्म पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकती, जो फर्म है थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती, थर्ड पार्टी हमेशा केस कर सकती है, 100 रुपीज से ऊपर का सेट ऑफ अलाउड नहीं। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है तो बताओ मुझे। हमने कंप्लीट कर लिया है अपना पार्टनरशिप एक्ट, तो हमने जो कंपनीज एक्ट छोड़ा था उसको हम यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी का? ऑनलाइन भी तो बेटा पूछ सकते हो आप। गायत्री, एनीवन? अमन, कोई क्वेरी है बेटा? लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम जेन मतलब होता है जिस आधार के लिए आपने फर्म बनाई थी वो आधार ही खत्म हो गया। आपने जो फर्म बनाई थी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाई थी, अब वो जो ऑब्जेक्ट है वही एक तरीके से खत्म हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि फर्म जो है उसे कोर्ट द्वारा डिसॉल्व करवाया जा सकता है। जस्ट एंड इक्विटेबल रीजन है, कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। एनी अदर क्वेरी? नहीं? तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रिमेनिंग टॉपिक।